रेलवे ने सेना के टैंक को 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अशोक गहलोत ने एक बार फिर नया दांव चला। पार्टी के बागी नेताओं ने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। अयोध्या में जमीन को लेकर कथित भ्रष्टाचार का मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। मानवता के इतिहास में पाकिस्तानी संगठन का सबसे बुरा घोटाला बताया। इमरान खान को इस बात का डर सता रहा है कि पीओके कभी भी उनके हाथ। वैक्सीनेशन अभियान का मतलब साफ है कि जल्द ही वो समय आने वाला है। दिल्ली में एक वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन एक नहीं बल्कि दो बार कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बाद सियासी जंग चरम पर है। पार्टी के बागी नेताओं ने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया तो चिराग पासवान ने बागी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी साफ है कि लोक जनशक्ति पार्टी में शह और मात का खेल चल रहा है। फिलहाल चाचा पशुपतिनाथ पारस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन चिराग पासवान भी इतनी आसानी से हथियार डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी का नमूना है बीती रात की तस्वीर, जिसमें पटना के एलजेपी दफ्तर में चिराग पासवान की जगह अध्यक्ष के नाम पर पशुपति कुमार पारस के नाम की पट्टी टंग गई। दफ्तर के बाहर भले ही अभी भी चिराग की तस्वीर वाली होर्डिंग जस की तस, लेकिन बिना किसी चुनाव या प्रक्रिया को अपनाए अध्यक्ष के नए नाम वाले बोर्ड के बदलाव की नई जंग की चाप तेज हो गई। इसकी आहट सुबह होते ही साफ साफ तब सुनाई पड़ने लगी जब एलजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। बताया गया कि दिल्ली से आए एक फोन कॉल के बाद हर किसी के लिए पार्टी दफ्तर के गेट बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि चिराग पासवान के प्रति निष्ठा दिखाने वाले प्रदेश एलजेपी के प्रवक्ता को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर कोई कहता है कि बेटा को विरासत में दे दिया गया है तो चिराग पासवान जी तो अपना ताकत का एहसास करा दिए। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, बिहार में सत्ताधीन पार्टी थी और उनको 70 सीटों से 42 सीटों पर ला करके छोड़ दिया, तो एक ताकत है, उनके साथ वोटर खड़ा है। यानी पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो हटा ही दिया गया है, अब चाचा पशुपति कुमार पारस की और ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जागने लगी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या चिराग इतनी आसानी से हथियार डाल देंगे। कहा यह जा रहा है कि वो न केवल अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं बल्कि कानूनी सलाह मशवरा भी ले रहे हैं। एक दिन पहले संसदीय दल के नेता के पद पर पारस का कब्जा हो गया। अगले दिन चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का भी फरमान आ गया। एलजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया। कार्यकारिणी ने दूसरा फैसला लिया कि सूरजभान सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी को, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति ने आज चुना और उन्हीं को चुनाव पदाधिकारी बनाया गया। अब सारी निगाहें भतीजे चिराग और चाचा पारस के हर कदम पर टिक गईं। फिलहाल दिल्ली में चिराग के घर दिन भर बैठकों का दौर चला। बताया गया कि चिराग गुट की कार्य समिति की बैठक में 5 सांसदों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इस बीच चिराग ने पूरे मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी और एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में चिराग ने पापा की बनाई पार्टी को मां के समान बताया और पार्टी से धोखे को गलत कहा। इस ट्वीट के साथ चिराग ने पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद चाचा पारस को 29 मार्च को लिखा एक पुराना पत्र जारी किया। इस चिट्ठी में चिराग ने चाचा रामचंद्र पासवान के निधन के बाद पारस में आए बदलाव का जिक्र किया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि रामविलास पासवान की 13वीं के लिए भी 25 लाख रुपए उनकी मां को ही देने पड़े, जिससे उन्हें दुख पहुंचा। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ने भी अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली में पारस के साथ पार्टी के सांसदों और नेताओं की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। बताया गया कि पशुपति कुमार पारस कल यानी बुधवार को पटना जाएंगे। पटना में अगले 5 दिनों के अंदर पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। इस पद पर अब पशुपति कुमार पारस की नजर है। साथ संसदीय दल पर कब्जे के बाद अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई। इसी मकसद के साथ पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चुनाव आयोग से भी मुलाकात के संकेत दे दिए। इससे एक दिन पहले स्पीकर ओम बिरला ने पारस को लोकसभा में नेता बनाए जाने की इजाजत दे दी थी। 6 सांसदों वाली पार्टी के 5 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से ऐसी ही मांग की थी। इस पूरे विवाद में चिराग ने 2 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। हालांकि उनके करीबी लगातार इस बगावत के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जिम्मेदार ठहराते दिखे, लेकिन पार्टी में अकेले पड़े चिराग की इस हालत के लिए जेडीयू उन्हें ही दोषी ठहराती दिखी। चिराग पासवान की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उनकी जो कार्य पद्धति है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में, सांसदों में रोष था और उसी का नतीजा है कि श्री पारस नेता बने। हम किसी पार्टी में स्प्लिट करने के ना तो पक्षधर हैं
और न हमारी इच्छा है। दलों में स्वाभाविक तौर पर अपने नेतृत्व से नाराजगी है, उसका इलाज हमारे पास है। हालांकि इन सारे सियासी घटनाक्रम में एक पार्टी ऐसी भी है जिसके मन में लड्डू फूटने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लगता है कि एलजेपी में लगी सियासी आग बिहार महागठबंधन को और मजबूत कर सकती है। पशुपति कुमार पारस हो या चंदन हो, ये इनका अपना कुछ वजूद नहीं है। जो है सो रामविलास पासवान के ही चलते था। तब चिराग किस ढंग से एक्ट करते हैं, और हमको लगता है कि चिराग के सामने कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है कि वो महागठबंधन में के साथ जुड़े। कहावत है, घर में लगी आग घर के चिराग से। तो क्या एलजेपी के कुंबे में मचे घमासान की असली वजह चिराग पासवान है? वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए से अलग राह पकड़कर चिराग पासवान चले थे, उसने नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 36 सीटों का नुकसान दिया। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी 50 से भी कम सीटों पर सिमट गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान इस पूरी लड़ाई में अलग थलग पड़ जाएंगे? ये हरिद्वार में लगे कुंभ मेले से जुड़ी कोरोना की बहुत बड़ी खबर है। हरिद्वार में आए 4 लाख श्रद्धालुओं की फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट बनाई गई। ये मामला न केवल उन 4 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है, बल्कि उनके संपर्क में आए लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वहाँ लोगों की फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट बनाकर उन्हें कुंभ में शामिल होने की इजाजत दी गई। इस मामला के सामने आने के बाद से उत्तराखंड सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को कुंभ में कोरोना रिपोर्ट को लेकर अब तक जो कुछ भी मालूम हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। विभाग की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक हरिद्वार में लगे कुंभ मेले में कोरोना टेस्ट से जुड़ा फर्जीवाड़ा बहुत शातिर तरीके से हुआ। सैंपल लेने में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। कई लोगों के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ। दूसरों के आधार नंबर को टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। टेस्ट के लिए गलत पते और फोन नंबर दिए गए। पैसे लेकर कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की गई। करीब 4 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट फर्जी होने का दावा है। 13 सरकारी लैब और 9 निजी लैब में टेस्ट हुए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देने वाली लैब से ही गड़बड़ी हुई है, यानी लोगों के गलत नाम पते और आधार नंबर दर्ज करके टेस्ट किए गए और फिर फर्जी तरीके से नेगेटिव जांच रिपोर्ट बनाकर दे दी गई। इसमें निजी लैब वालों पर दूसरों के आधार नंबर और नाम पते का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, यानी लोगों के नाम और आधार नंबर का सहारा लेकर कुंभ में आने वालों की जांच रिपोर्ट तैयार कर उन्हें दे दी। आरोप है कि ये सब कुंभ में आने वालों से मोटी रकम लेकर किया गया। इस फर्जीवाड़े की पोल एक ऐसे ही शख्स ने खोली जिसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। हरिद्वार में फर्जी कोविड टेस्ट का पर्दाफाश पंजाब के एक शख्स ने किया। उसने आईसीएमआर को ईमेल लिखकर बताया कि इसके फोन पर संदेश आया है कि इसकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। वो उस दौरान अपने घर में ही था, तो कोविड टेस्ट किस बात की। आईसीएमआर को बताया गया कि उसके फोन पर यह संदेश आया कि कोविड जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया था, यानी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नहीं है तो कुंभ में शामिल नहीं हो सकते। कोरोना टेस्ट के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट और निजी लैब को टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में धांधली की गई। पंजाब के जिस शख्स के मोबाइल नंबर पर सैंपल और रिपोर्ट का मैसेज आया, उसने जब आईसीएमआर से शिकायत की तो एक एक कर सारा फर्जीवाड़ा और पैसे लेकर नेगेटिव रिपोर्ट देने का मामला खुल गया और अब इस पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। दोनों तरफ से जांच की गई है। ऐसा संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। शेड्यूल साहब के जिस में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है। कोविड के मार से हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मौत हो गई और कुंभ मेले के लिए 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही है। यानी ये खतरनाक खेल भाजपा खेल रही है। जो श्रद्धालु थे, आ रहे थे वहाँ पर, उनके ऊपर फेक टेस्ट करना, देश के सामने फेक डेटा प्रस्तुत करना, एक ही टेस्ट को 500 बार रिपीट कर दिखाना, मैं मानती हूँ श्रद्धालुओं के ऊपर भी विश्वासघात हुआ है। कुंभ मेले के बाद संक्रमण व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ, इसमें दो राय। आधार और मोबाइल नंबर के जरिए गलत तरीके से कोरोना सैंपल लेने और जांच रिपोर्ट जारी करने के मामले को आईसीएमआर ने गंभीरता से लिया, क्योंकि मालूम हुआ कि ये सब कुछ कुंभ मेले में हो रहा है। आईसीएमआर की शिकायत ने उत्तराखंड प्रशासन को हरकत में ला दिया है। तब तक कुंभ में कोरोना टेस्ट करने वाली सभी निजी लैब का भुगतान रोक दिया गया है।
कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड की सीमाओं पर इस तरह के फर्जीवाड़े की सूचना आईसीएमआर ने राज्य सरकार को दी। राज्य सरकार की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में जो कुछ पाया गया है वो काफी हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि इस मामले में लोगों के आधार नंबर का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कई लोगों की रिपोर्ट बिना जांच के ही नेगेटिव बता दी गई। राम जन्मभूमि को लेकर जो सियासी विवाद है उसका हिंसक रूप दिल्ली में भी देखने को मिला। आप सांसद संजय सिंह के घर के आगे कालिक पोती गई। संजय सिंह के आरोप के मुताबिक करीब 12 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब वो खुद घर में मौजूद थे। बकौल संजय सिंह 4 से 5 हमलावरों ने उनके घर पर अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी और घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने संजय सिंह के घर पर इस हमले को अंजाम दिया, उन्होंने तोड़फोड़ करते वक्त जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस हमले के ठीक 10 मिनट बाद संजय सिंह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। मेरे घर पर हमला हुआ है, कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मेरी हत्या हो जाए। आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में जमीन की खरीद की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उनका दावा था कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा गया था और इसकी जांच की मांग उन्होंने ईडी से की थी। संजय सिंह के आरोपों के मुताबिक जैसे ही उन्होंने यह बात उठाई और जिसमें चंपत राय का नाम था, उसके बाद ही इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। संजय सिंह के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस भी हरकत में आ चुकी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मैं घर पे बैठा हुआ था, आप देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी का घर यहाँ पर है 100 मीटर की दूरी पे। यहाँ तमाम माननीय सांसद रहते हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है ये, और यहाँ पे आके ये हमला हुआ। घर में लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमारे साथियों ने उनको रोका और उठा के फिर पुलिस वाले लेके गए। कल से भारतीय जनता पार्टी के लगातार सारे लीडरशिप, सारे नेता, उनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई नेता, इसको मारो, इसको काटो, इसको जेल में डालो, इसको मानहान करो। जिन चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, बजाय उसके आप मुझे जेल में डालने की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर हमला करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने संजय सिंह के आरोपों पर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने संजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये हमला उन्होंने खुद करवाया है। संजय सिंह और केजरीवाल वो लोग हैं जो अपने ही लोगों से खुद अटैक करवाते हैं और 24 घंटा झूठ बोलते हैं। राम मंदिर में क्या हुआ है वो सबके सामने है और जिसने भी जमीन जायदाद खरीदी है उसको पता है कि अधिकतर जितनी ट्रांजैक्शंस है आम आदमी पार्टी वाले कैश में करते हैं, ब्लैक में करते हैं। राम मंदिर की जमीन की ट्रांजैक्शन ब्लैक में नहीं हो सकती और वो सारा पैसा जो है व्हाइट में दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल इलाके का है, इसलिए पुलिस की भी कोशिश यही है कि मामले की तह तक पहुंचा जाए और मंशा का पता लगाया जा सके, आखिरकार किस नियत से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अयोध्या में जमीन को लेकर कथित भ्रष्टाचार का मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे मामले की तथ्यों के साथ रिपोर्ट मांगी है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सेवक संघ ने भी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट मांगी है। दावा किया जा रहा है कि ट्रस्ट के सदस्यों ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर भेज दी है। अयोध्या में तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की भूमि से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष जहां इस मामले में सरकार और ट्रस्ट पर हमलावर है, तो ट्रस्ट भी सबूतों के साथ दूध का दूध और पानी का पानी करने को तैयार है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में साफ कहा गया है, भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि लगभग 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट तय हुई, जो निकट क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत कम है। यानी जिस जमीन की खरीद की नींव 2011 में रखी गई, उसका मूल्य मौजूदा वक्त के हिसाब से तय किया गया। यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी विरोधियों पर मुखर हो गए हैं। ये जानबूझकर बोला जा रहा है, झूठ है, ये एक दुष्प्रचार है। आपने संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो तो वो उसमें ये भी कह रहे थे कि इसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है। तो मार्केट प्राइस कौन सा है इन दोनों में से? देश की जनता को श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर पूर्ण विश्वास था
है और रहेगा, सब कुछ पारदर्शी है, सामने है। जिस जमीन को लेकर अयोध्या में विवाद शुरू हुआ, दरअसल उस जमीन का सौदा 10 साल पहले किया गया था। सौदा एक जमीन का था, लेकिन इसमें किरदार कई सारे थे। लिहाजा एक किरदार के माध्यम से पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने जाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल जिस जमीन को लेकर अयोध्या में विवाद की लहर उठ खड़ी हुई है, उस जमीन का एग्रीमेंट सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम है। यानी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ट्रस्ट ने ये जमीन खरीदी है। यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे विवाद का सच खुद सुल्तान अंसारी से जानने की कोशिश की। इस दौरान सुल्तान अंसारी ने दावा किया कि जमीन को लेकर भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है। जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है, तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए, तो उस ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपये में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया, तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपये में तय हुई। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बार फिर विरोधियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में आरोप लगाने वालों ने ट्रस्ट से किसी भी तरह की जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित न हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। और अब आइए आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जिसकी ये पुश्तैनी जमीन थी और जिन्होंने साल 2011 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक को ये जमीन बेची थी। इसके बाद साल 2017 में कुसुम पाठक ने इसे सुल्तान अंसारी को बेचा, जहां से ये जमीन ट्रस्ट के पास चली गई। 2011 में मैंने एग्रीमेंट किया था और 2017 में रजिस्ट्री हरीश पाठक को कुसुम पाठक मैंने किया। कितने में बेची थी जमीन? हमने 2 करोड़ में हरीश पाठक को दिया था। उसके बाद उन्होंने जमीन किसको दी? और फिर उन्होंने जमीन सुल्तान को दिया और सुल्तान ने ट्रस्ट को दिया। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने भी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने दावा किया कि ऐसे आरोपों के जरिए देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो वो जमीन है 5 करोड़ 80 लाख सरकारी वैल्यू है। बहुत दिनों से सरकारी वैल्यू नहीं बढ़ी है। किसी प्रकार का दशमलव में कोई घपला नहीं है। ये इन लोगों की हताशा एवं निराशा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। #राम मंदिर घोटाला। राम जन्मभूमि और विवादों का पुराना नाता है। इस बार 18 करोड़ की जमीन के सौदे को लेकर मामला उठा है। विपक्ष इस पूरे मामले का तूल देना चाहती है, तो सरकार और ट्रस्ट इस पूरे मामले के लगे आरोपों पर पर्दाफाश करना चाहती है, क्योंकि ये देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा मामला है। सागर पहलवान हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। अखाड़े की विवाद की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई में यूक्रेन की एक महिला की एंट्री हो गई है। नया सुराग आने के बाद जांच में जुटी दिल्ली पुलिस अब इस विदेशी महिला की तलाश में जुट गई है। पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या सुशील और सागर के बीच जानी दुश्मनी इस विदेशी महिला की वजह से थी। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार, उभरता हुआ पहलवान सागर धनखड़ और एक यूक्रेन की महिला। क्या सागर पहलवान हत्याकांड की अब तक जो वजह समझी या बताई जा रही थी, बात कुछ उससे ज्यादा है। धीरे धीरे इस पूरे मामले में जो कुछ सामने आ रहा है वो बेहद फिल्मी पटकथा की तरह नजर आने लगा है। सागर हत्याकांड की वजह मॉडल टाउन के एक फ्लैट को बताया जा रहा था, लेकिन इस पूरे हत्याकांड का चश्मदीद होने का दावा करने वाले सागर के दोस्त सोनू महाल ने न्यूज 18 से बातचीत में इससे इनकार किया था। जो उसकी पत्नी का फ्लैट था वो था डी ब्लॉक में, तो 1 महीना हो गया था वहाँ से खाली करे जी। हाँ, तो ये अंदर ही अंदर पता नहीं क्या वो अपने अंदर पाल रखी थी उसने, गलत फहमी कुछ थी। तो हम तो एम ब्लॉक में थे फ्लैट, तो उसका खाली कर रखा था। कोई ऐसा मोटिव ही नहीं था कि ये हमारे साथ झगड़ा कर देगा। हम तो फ्री बैठे थे अपना सारी चीजों से।
सोनू महाल के इस दावे के बाद जांच से जुड़ी दिल्ली पुलिस की टीम ने जब और ज्यादा गहराई से तहकीकात की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक मॉडल टाउन में किराए के मकान से सागर धनखड़ के अपहरण से कुछ दिन पहले वहां सुशील कुमार का एक करीबी अजय गया था। ये वही अजय कुमार है जिसे सागर हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में सुशील के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि यूक्रेन की महिला सुशील की गैर मौजूदगी में उसके फ्लैट पर आती थी। हत्याकांड के कुछ दिन पहले जब अजय उस फ्लैट में गया था तो उस दिन सागर और सोनू महाल वहां नहीं थे। कमरे में यूक्रेन की महिला की फोटो रखी थी। अजय ने उस फोटो के साथ सेल्फी ले ली और वो वहां से चला गया। पुलिस को जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूक्रेन की महिला सोनू महल की दोस्त थी। हत्याकांड वाली रात सोनू महल और सागर के साथ सुशील और अजय की बहस भी हुई थी। पुलिस को शक है कि अजय ने ही सुशील को सागर पहलवान और सोनू महल के खिलाफ भड़काया था। इसकी वजह अजय और सोनू महाल के बीच का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जब सोनू महाल को पता चला कि अजय ने उसकी महिला दोस्त के फोटो के साथ सेल्फी ली है तो वो आपा खो बैठा। सोनू ने अजय को फोन पर बहुत गालियां दी और सुशील को भी बुरा भला कहा। तभी से दोनों गुटों के बीच दुश्मनी हो गई और पहलवान सुशील कुमार ने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उसके बाद जब मौका मिला तो सागर के साथ ही मौके पर मौजूद सोनू महाल पर भी हमले हुए। पुलिस की जांच में हत्याकांड के दिन जानलेवा हमले की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए पुलिस को अब यूक्रेन की महिला की तलाश है जो अभी विदेश में बताई जा रही है। लेकिन अभी तक के जांच के आधार पर पुलिस इस हत्याकांड की मुख्य वजह सागर और सुशील के बीच जूनियर पहलवानों को लेकर अखाड़े के विवाद को ही मान रही है। बहरहाल वजह जो भी है जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर नया दांव चला है। ये दांव सचिन पायलट को बैकफुट पर लाने वाला माना जा रहा है क्योंकि इस बार गहलोत ने खुद को पूरी तरह से पर्दे के पीछे रखकर चाल चली है और दो तरफा रणनीति बनाई है। एक तरफ सचिन पायलट के साथ चल रही सियासी खींचतान के बीच खुद को लंबे समय के लिए क्वारंटीन कर लिया। दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान के सामने पायलट को कमज़ोर दिखाने के लिए बीएसपी से आए विधायकों को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान में तापमान 35 डिग्री के पार है लेकिन मौसम का ये असर सियासी पर्यावरण पर पड़ता नहीं दिख रहा। इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून का महीना होने के बावजूद हर तरह की राजनीतिक गहमा गहमी के बीच सुकून ढूंढ लिया है। अब वो 60 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे। लेकिन गहलोत के क्वारंटीन में सिर्फ उनके अपने स्वास्थ्य की नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की सेहत मजबूत करने की भी दवा छिपी है। गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत पार्ट 2 के विवाद से आप वाकिफ। अब इस विवाद की सबसे नई कहानी। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में उतर आए। इन विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान से कहा है कि असली और नकली में पहचान करें। जब सरकार संकट में थी तब किसने साथ दिया और किसने धोखा दिया। बीएसपी से आए विधायकों ने कहा है कि गहलोत सरकार हमारी बदौलत बची है। सरकार में हिस्सेदारी उनकी बनती है जिन्होंने सरकार बचाई है। सरकार को हमने बचाया और हमने तो मर्ज कर दिया। आज निर्दलीय का और हमारा भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो फील्ड वर्कर नहीं है, जो ग्रास रूट के आदमी नहीं है, जो पैराशूट से उतरे हैं, उनके हाथ में सत्ता है और संगठन है, इसलिए निश्चित तौर से इन पे विचार होना चाहिए। सचिन पायलट जी ने किसी से भी समय नहीं मांगा है। अजय माकन जी से उनकी जरूर मुलाकात हुई थी। माकन साहब ने माकन साहब ने बुलाया था, उनकी बातचीत हुई, सारी चीज़ हुई। अन्य आलाकमान से न सोनिया गांधी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से कोई समय नहीं मांगा गया है। राजस्थान में न तो पायलट की बगावत नहीं है और न ही सरकार बचाने के लिए गहलोत के दाव। बीएसपी विधायकों को अपने साथ दिखाने का संदेश ये है कि गहलोत सियासी संकट से सेफ है। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए विधायकों ने भी सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। पायलट को नकली और खुद को असली बताकर पार्टी आलाकमान तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो बागियों पर नहीं अपनों पर ध्यान दे। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भी गहलोत का बड़ा दांव हो सकता है, जिससे पार्टी आलाकमान तक एक संदेश पहुंचाया जा सके कि सिर्फ पार्टी के पुराने नेता ही नहीं, सरकार को बचाने वाले बीएसपी छोड़कर आने वाले विधायक भी सचिन पायलट से खफा है। बीएसपी विधायकों को आगे करके मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट पर जो हमला किया है उससे ठीक पहले खुद को क्वारंटीन किया है
उसके असली मायने समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2 महीने तक क्वारंटीन रहेंगे, यानी वो व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे। आलाकमान व्यक्तिगत मुलाकातों के लिए ही बुलाता है, लिहाजा विवाद सुलझाने वाली कमेटी से भी मिलना संभव नहीं। क्वारंटीन है तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं करेंगे, यानी सचिन पायलट को सरकार में जगह नहीं देंगे। हम 19 लोग हैं, हम 19 लोगों में से कम हो गए, ज्यादा हो गए, समय बताएगा कौन कम हुआ है कौन ज्यादा हुआ है। जब चीजें चलती है तो एक तरफ की कैंची नहीं चलती, दोनों तरफ कैंचियां चलती है, तो उस समय बताएगा कौन किसके साथ खड़ा है। राजस्थान की जनता का प्यार, राजस्थान में सचिन पायलट जी का जनाधार, वो ना मुकेश बाकर जुटला सकता, ना राकेश पारिक जुटला सकता, ना कोई तीसरा आदमी जुटला सकता। हालांकि गहलोत के क्वारंटीन का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो सियासी तौर पर एक्टिव नहीं। राजनीतिक कलह के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने 33 नगर पालिका परिषद और निगमों के 196 पार्षद मनोनीत किए हैं, यानी क्वारंटीन में रहकर गहलोत सरकार और संगठन में अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं। वहीं पायलट और उनके समर्थक दरकिनार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट के बीच विवाद के मौजूदा हालात में गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पिछली बगावत में पायलट डिप्टी सीएम का पद और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवा चुके हैं, और पिछली बार पायलट का साथ देने वाले कुछ विधायक भी इस बार सचिन पायलट को छोड़कर गहलोत का दामन थाम चुके हैं। गहलोत इस बार बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। 60 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन करने का मतलब है कि इस दरमियान न तो वो व्यक्तिगत मुलाकातें करेंगे, न ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। यानी इसका मतलब साफ है कि गहलोत सत्ता और संगठन में अभी जो मजबूत पकड़ है, इसको आगे इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। जियोना चाना की मौत के बाद खुद राज्य के सीएम जोरमथांगा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चाना के परिवार में 38 पत्नियां और 89 बच्चे। इतना बड़ा परिवार होने के नाते वो मिजोरम में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे। मिजोरम और बक्तावंग तलंगनुम में उनका गांव परिवार के कारण राज्य में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बन गया था। रेस्ट इन पीस सर। जियोना चाना का परिवार इतना बड़ा है कि जिस गांव में उनका परिवार रहता है वो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दावा किया जाता है कि हर साल सैकड़ों सैलानी जियोना चाना के परिवार को देखने और उनसे मिलने आते हैं। यही वजह है कि जियोना चाना की मौत के बाद अब उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल जियोना चाना जिस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, उस संप्रदाय के कुल 400 परिवार उस इलाके में रहते हैं। इस संप्रदाय में घर के पुरुष सदस्यों को बहुविवाह की इजाजत है। यही वजह है कि जोराम अपने पीछे कई पत्नियां और एक हंसते खेलते विशाल परिवार को पीछे छोड़ गए। साल 1945 में जन्मे जियोना चाना ने अपनी पहली शादी 17 साल की उम्र में की थी। अपनी पहली शादी के वक्त वो अपनी पहली पत्नी से 3 साल छोटे थे, जबकि जियोना चाना ने आखिरी शादी साल 2004 में की थी। मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे उनके 4 मंजिला घर को भी नई पीढ़ी का घर नाम दिया गया है, जहाँ इस वक्त फिलहाल मातम की लहर छाई हुई है। भारत चीन सीमा पर लगातार तनाव जारी है और भारतीय सेना लगातार चीन की इस कोशिश का जवाब देती रहती है। पेंगोंग झील इलाके में चीन ने आधुनिक बोट तैनात कर रखी है, जिससे वो भारत के इलाके में घुसती हैं, शांति व्यवस्था भंग करती हैं और गहरे से गहरा राज भारतीय सीमा का वो ले जाती हैं। लेकिन अब चीन की यह कोशिश नाकाम होने वाली है, क्योंकि भारत भी आधुनिक बोट उस इलाके में उतारने वाला है। कहने को ये एक हाई स्पीड बोट की तस्वीर है, लेकिन असल में इसी तस्वीर में छिपा है लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील में चीन की चुनौती को तगड़ी टक्कर देने की मजबूत झलक। सूत्रों की माने तो यह हाई स्पीड बोट अगले कुछ महीनों के भीतर पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील में तैनात हो जाएगी और भारतीय सेना की पेट्रोलिंग फास्ट ट्रैक पर पहुंच जाएगी। ये बात अब दुनिया से नहीं छिपी है कि गलवान घाटी में चीन ने जो चाल चली थी, उसमें उसे जबरदस्त धक्का लगा था और भारतीय फौज ने चीन की लाल सेना को
भीतर तक खदेड़ कर मारा था। चीन ने पेंगोंग झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तादाद और हरकत दोनों ही बढ़ा दी है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात चीन की जो सामने आई वो थी चीन की नई जंगी बोट। पेंगोंग झील की ऊंचाई 4350 मीटर है और चीन में 90 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, जबकि भारत में 45 किलोमीटर का एरिया। चीन की हमेशा यही कोशिश रहती है कि भारत की सीमा में अपनी अत्याधुनिक बोट वो दाखिल करवाए और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाए, लेकिन अब भारत ने आधुनिक बोट तैनात कर दी है और चीन की ये साजिश होती है नाकाम। पेंगोंग झील का ठंडा पानी और चीन की शातिर चालों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने जो हाई स्पीड बोट तैयार करवाई है उनमें एक साथ कई खासियत मौजूद है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी इस तैयारी को उस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया है जिसके तहत चीन की चालों को मात देने और उसे पूरी तरह घेरने के लिए भारत ने तैयार किया है। पूर्वी लद्दाख में फौज की गश्त को और मजबूत करने के लिए भारत ने एक नया प्लान बनाया है। झील में चीन की जंगी बोट को टक्कर देने के इरादे से भारतीय सेना नई और आधुनिक स्टील बोट तैनात करने जा रहा है। ये नई नौका पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार है और आधुनिक स्टील से बनाई गई है। चीन की टाइप 928B श्रेणी की बोट के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ज्यादा भार के साथ ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली होगी। चीन के मुकाबले स्पेशल स्टील से ऐसी बोट्स तैयार करवाई गई हैं जो चीन की जंगी बोटों के मुकाबले न केवल ज्यादा मजबूत हैं बल्कि उनसे तेज भी चल सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन की बोट अगर उनमें टक्कर भी मारती है तो उससे नुकसान बेहद कम होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की प्लानिंग के मुताबिक तैयार की गई नौकाओं की संख्या फिलहाल 29 है, लेकिन सूत्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर सेना की जरूरत इससे पूरी नहीं हुई तो और नई तरह की बोट तैयार की जाएगी। सेना के सूत्रों ने यह भी बताया कि अगले कुछ महीनों में इसी पेंगोंग झील में भारत की हाई स्पीड बोट गश्त करती दिखाई देगी। अब जरा इस नई और आधुनिक हाई स्पीड बोट की कुछ खासियत पर भी नजर डाल लीजिए। भारत की नौकाएं चीन के मुकाबले बेहतर है। पेंगोंग झील में उतरी चीन की टाइप 928B बोट एक गश्ती नौका है जो बेहद हल्की है, जबकि भारत की नौका स्टील और विशेष धातु से तैयार की गई है। चीन की बोट सर्द मौसम में तेज रफ्तार से चलने में सक्षम है तो स्वदेशी तकनीक से तैयार भारत की नौका की रफ्तार चीन की नौका के मुकाबले काफी तेज है। चीन की नौका एक वक्त में चीन के 10 से 12 सैनिकों को ले जा सकती है, जबकि भारतीय नौका में 25 सैनिकों को ले जाने की क्षमता है। चीन की टाइप 928B नौका गोला बारूद और हथियार ढोने में सक्षम है तो भारत की तैयार गश्ती नौका भी गोला बारूद और भारी हथियार ढोने की ताकत रखती है। चीन की नौका ठंडे पानी में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, लेकिन भारत की नौका सर्दी के मौसम में भी कई दिनों तक ठंडे पानी में रह सकती है। भारत चीन सीमा पर जो ये बोट तैनात हो रही हैं वह बेहद तकनीकी रूप से मजबूत हैं। चीन के मुकाबले ये बहुत ज्यादा आधुनिक भी हैं और सुरक्षित भी। CDS बिपिन रावत के नेतृत्व में यह जो रणनीति तैयार हो रही है चीन को उसी की भाषा में देगी माकूल जवाब। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वामदल भले ही एक दूसरे के सियासी विरोधी हों, एक दूसरे के साथ शह और मात का खेल खेलते हों, लेकिन तमिलनाडु में इनका गठबंधन हो गया है। गठजोड़ भी ऐसा कि एक दूसरे का आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा किया गया है। तमिलनाडु में पूरे रस्मों रिवाज के साथ ममता बनर्जी और सोशलिज्म ने शादी कर ली और इस हैरान कर देने वाले विवाह समारोह के गवाह बने कम्युनिज्म और लेनिनिज्म। ये बात आपको भले ही चौंका सकती हो कि ममता बनर्जी और सोशलिज्म ने शादी कर ली और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। दरअसल राजनीति के इस हैरान कर देने वाली शादी में एक दो नहीं कई ट्विस्ट हैं। गुलाबी रंग की साड़ी में ये हैं दुल्हन ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी, लेकिन ये बर है। भारतीय रेल का अतीत अगर बेहद शानदार है तो आने वाले दिनों में वो एक सुनहरा इतिहास लिखने को तैयार है। DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर रेलवे ने सेना के टैंक को 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है। इस करिश्मे से पूरी दुनिया हैरान है और भारत के दुश्मनों के पसीने छूटे हुए हैं। DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पटरियों पर दौड़ने वाली ये मालगाड़ी मामूली नहीं, बल्कि अब तो ये हिंदुस्तान की नई शान बन गई है। और इस मालगाड़ी की बदौलत भारतीय सेना का हौसला और जज्बा आसमानी बुलंदियों तक जा पहुंचा है, क्योंकि इस मालगाड़ी की रफ्तार ने हिंदुस्तान की फौज की रफ्तार और ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल भारतीय रेल के DFC के ट्रैक पर पहली बार मिलिट्री के टैंक्स का मूवमेंट हुआ है। हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू फुलेरा के बीच पहली बार हुए इस ट्रायल में टैंकों को लादकर ट्रेन को 65 किलोमीटर की स्पीड से चलाया गया।
अभी तक भारत में मालगाड़ियों की स्पीड बेहद कम हुआ करती थी। अक्सर मालगाड़ियां रेंगती हुई नजर आती थी और अगर उन मालगाड़ियों में सेना का सामान या फिर टैंक और तोप लदी होती थी तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही रह जाती थी। ऐसे में अक्सर इस बात का सवाल खड़ा हो जाता था कि अगर सेना को एक छोर से दूसरे छोर तक मालगाड़ियों के जरिए भेजा जाए तो उसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है। भारत में सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंचना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने इस काम को बेहद आसान कर दिया है। सोमवार को डीएफसी के ट्रैक पर मिलिट्री की एक ट्रेन का ट्रायल 65 किलोमीटर की रफ्तार से किया गया। सूत्रों की माने तो पहली बार किसी ने किसी मिलिट्री ट्रेन को ट्रैक पर इतनी तेज रफ्तार से चलते हुए देखा होगा। डीएफसी का ट्रैक मालगाड़ियों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे मिलिट्री इस्तेमाल के लिए भी किया जा सकता है। इसी को देखने के लिए ट्रायल किया गया। सेना के टैंकों से लदी इस मालगाड़ी को डीएफसी ट्रैक पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया। इस खास ट्रायल के लिए सेना की तरफ से करीब 1000 जवान शामिल हुए। इसमें रेलवे के करीब 35 वैगन का इस्तेमाल किया गया। इस लिहाज से देखें तो डीएफसी के पूरा हो जाने के बाद कोलकाता से लुधियाना के बीच करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर टैंक और मिलिट्री साजो सामान को महज एक दिन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। अभी तक भारत में टैंकों के साथ मालगाड़ी की रफ्तार महज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की होती थी, जिसकी वजह से ऐसे किसी भी अभियान में 5 से 6 दिन का वक्त लग जाता था। भारतीय रेलवे डीएफसी के तहत 2 कॉरिडोर तैयार कर रहा है। एक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास दानकुनी से पंजाब के लुधियाना तक, जबकि दूसरा दिल्ली के पास दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक होगा। रेलवे सूत्रों की माने तो महज 24 घंटे के अंदर डीएफसी कॉरिडोर के जरिए मिलिट्री ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकती है। सेना के मोबिलाइजेशन को लेकर के इस तरह के ट्रैक आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सेना की तरफ से डीएफसी से इस मसले पर बात भी की जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसे ही ट्रैक पर ट्रूप्स का मूवमेंट होगा और इसमें सेना के ही रोलिंग स्टॉक यानी कि ट्रेन और डब्बे का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार की कोशिशों से जिस तरह से माहौल बदला है, उससे बौखलाए आतंकियों ने एक नई साजिश रची है। राज्य में आतंकियों की संख्या में आ रही गिरावट के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने घाटी में और ज्यादा से ज्यादा खून खराबे के लिए एक खतरनाक तरकीब निकाली है। दहशत फैलाने के लिए अब वो आर्मर्ड पियर्सिंग इंसेंडियरी राउंड्स का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं। कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल की मुस्तैदी और सतर्क निगाहें आतंकियों की हर पल बदलने वाली ऐसी ही साजिशों की वजह से है। जब से आतंकियों के पास एपीआई बुलेट्स होने का सुराग मिला है, घाटी में मुस्तैद सुरक्षा बल के जवानों की नजर हर आने जाने वाले से लेकर हर हलचल पर हर पल रहती है। सुरक्षा बल की ऐसी मुस्तैदी और चौकन्नी निगाह की वजह खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारियां। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन अब दहशत फैलाने के लिए एपीआई यानी कि आर्म्ड पियर्सिंग इंसेंडियरी बुलेट्स के इस्तेमाल की साजिश रच रहे हैं। कई जगहों पर एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से ऐसे बेहद खतरनाक बुलेट्स मिले। ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सक्षम है। आर्म्ड पियर्सिंग इंसेंडियरी बुलेट से टक्कर के बाद आग लगती है और इससे धमाका भी होता है। बताया जाता है कि खास तरह के बुलेट प्रूफ बंकरों को भी भेदने में सक्षम होते हैं। खास तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी इसका इस्तेमाल करते पाए गए हैं। इन बुलेट्स को आम जुबान में कवचभेदी कहा जाता है। जाहिर है ये पहले मिले बुलेट से ज्यादा खतरनाक है। सुरक्षा बलों को जैश के आतंकियों से एपीआई बुलेट्स तो मिले थे, लेकिन एक सच ये भी है कि फिलहाल आतंकी इनका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन इसका मिलना ही इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में खून खराबे के लिए इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। हाल ही में जम्मू के उधमपुर इलाके में एक ट्रक में सवार जैश के आतंकियों के पास से भी सुरक्षा एजेंसियों को एपीआई बुलेट्स मिले थे। कश्मीर में आतंकियों पर काबू पाने के लिए लंबे वक्त से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसमें चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे आतंकी संगठनों में भगदड़ मच गई है। आतंकियों के कमजोर पड़ने के बाद अब घाटी के आम लोगों में भी सरकार और प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और आम लोगों में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों ने ये नई साजिश रची है। इससे पहले आतंकी कश्मीर में एपी यानी आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये भी बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सक्षम है।
कोरोना महामारी के चलते तकरीबन 1.5 साल से घर में कैद नौनिहालों की वैक्सीनेशन की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ये स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे ही ये वैक्सीन अप्रूव हो जाएगी, ये बच्चे भी जल्द ही स्कूल का रुख कर पाएंगे। जल्द ही दिल्ली में बच्चों की बोरियत दूर होने वाली है, क्योंकि लंबे वक्त से कोरोना की वजह से घरों में कैद बच्चों को अब वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। पहले चरण के ट्रायल के रिजल्ट के बाद दूसरे एज ग्रुप के बच्चों का ट्रायल भी आज से शुरू कर दिया गया है। इसमें जिन बच्चों का शारीरिक परीक्षण किया गया है, उन्हें अगले 2 दिनों में वैक्सीन के ट्रायल से गुजरना होगा। 12 से 18 साल का रिक्रूटमेंट ओवर हो चुका है। इस समय जो हम 6 से 12 साल का आज से शुरू किए हैं। आज और कल 2 दिन रिक्रूटमेंट करेंगे। मैं तो अभी स्क्रीनिंग चल रही है। स्क्रीनिंग में हम हेल्दी वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उनको वैक्सीन दिया जाता है। फिर उनको मॉनिटर किया जाता है सेफ्टी देखने के लिए कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं, और सेफ है तो इम्यूनोजेनिसिटी की एंटीबॉडीज कितना बन रहा है उस लेवल को देखते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा डर वैज्ञानिकों को इस बात का है कि ये लहर बच्चों पर असर डालेगी। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बनाने के लिए ही वैक्सीनेशन की तैयारियां इतने जोरों शोरों से की जा रही हैं। ये ट्रायल वयस्कों पर होने वाले ट्रायल की ही तरह 2 से 3 फेज में होते हैं। पहले 2 फेज में बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, जिसके बाद एफिकेसी देखने के लिए सैंपल साइज को बड़ा किया जाता है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। खास बात यह कि इन्हें न सिर्फ वैक्सीन पर भरोसा है, बल्कि वैक्सीनेशन के साथ ही इन लोगों को जल्द ही स्कूल खुलने की भी उम्मीद है। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से स्कूल खुलें। हाँ। बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं। हाँ। और होपफुली अगर ये ट्रायल सक्सेस होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है होगा, ट्रायल सक्सेस भी होगा और वैक्सीनेशन शुरू हो जाएंगे, तो शायद नेक्स्ट सेशन से स्कूल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खुल जाए। 1-2 साल से तो बच्चे घर में ही हैं। मैं तो इसके लिए ट्रायल के लिए अप्लाई किया था। मेरा छोटे एक बेटी भी है 4 साल की, तो आप विल अप्लाई फॉर हर एज वेल ऑन 6 to get started। इतना ही नहीं, बच्चे भी हिम्मत दिखाकर इस स्क्रीनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आप एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए? अगर ये वैक्सीन लग जाएगी फिर जा सकते हैं। हाँ। तो आप एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड हो? क्या फील? अभी नर्वस हो? अच्छा, ये बताओ, अगर अभी जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आप स्कूल जाना चाह रहे हो? आप बोर हो गए हो घर पे, स्कूल जाना चाहते हो या अभी ठीक है? बोर हो गए हो। कोरोना काल में बच्चों का बचाव सबसे अहम मुद्दा है। एक तो बच्चे पहले ही घरों में कैद हैं और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान का मतलब साफ है कि जल्द ही वो समय आने वाला है जब वैक्सीन की सुरक्षा लेकर बच्चे दोबारा स्कूल में जाकर पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होते ही विदेश जाने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई है, उनका विदेश जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोवैक्सीन को WHO से अभी तक मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उससे कुछ बड़े देश नॉन वैक्सीनेटेड यानी वैक्सीन ना लगवाने के बराबर मान रहे हैं। ऐसे में देश से विदेश जाने की राह में दिल्ली समेत देश भर के हजारों लोग परेशान हैं। दिल्ली के यमुना विहार में रहने वाले आशुतोष शर्मा पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए पिता ने 15 लाख का कर्ज लिया है और इन्हें कनाडा का वीजा भी मिल चुका है। इसके बावजूद कनाडा जाकर अपने कॉलेज में पढ़ाई करने की बजाय देश में ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ने को मजबूर हैं और इनकी मजबूरी की वजह कोवैक्सीन है। आशुतोष शर्मा कोवैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, लेकिन कनाडा में कोवैक्सीन लगवाने वालों के लिए कड़े नियम हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी और खर्च दोनों उठाने पड़ेंगे। इस वैक्सीन को अगर जो उनके यहाँ पर जो वैलिड वैक्सीन हैं, उसके अलावा कोई भी वैक्सीनेट लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो उन्होंने दोनों डोज लगवा चुकी हो या नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को 14 दिन का क्वारंटीन मैंडेटरी करना पड़ेगा। 14 दिन का क्वारंटीन, जो कि असल में लगभग अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ तो वो लाख से 1.5 लाख रुपए तक की कॉस्ट पड़ती है और कैनेडियन करेंसी में लगभग वो $2000 तक बैठ रहा है। तो कि अगर मैं देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं एज ए स्टूडेंट। भारत से विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्र ही नहीं, बल्कि नौकरी, बिजनेस, मीटिंग या अन्य दूसरे कामों से विदेश जाने के इंतजार में बैठे लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि कोवैक्सीन लगवाने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। ये ऐसे लोग हैं जो विदेश जाने के लिए सभी तैयारियां और उनसे जुड़े ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे यूरोपियन यूनियन के देश हो गए या यूनाइटेड किंगडम हो गया, जिन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया है।
अभी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है वो फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो उन पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, या उन्हें किस लेवल का क्वारंटाइन देखना पड़ सकता है। इसमें दूसरे लेवल की कंफ्यूजन ये है कि इंडिया में केवल कोविशील्ड को ही क्यों वैक्सीन पासपोर्ट के साथ लिंक किया गया है, कोवैक्सीन को क्यों नहीं लिंक किया गया है। क्या WHO की अप्रूवल मैंडेटरी है वैक्सीन पासपोर्ट के साथ लिंक करने के लिए? तो कोवैक्सीन का WHO अप्रूवल हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो किस लेवल पे है? असल में कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजों को अब तक उसे बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से वैक्सीन को मान्यता मिलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। यही नहीं, दावा यह भी किया गया है कि भारत की तरफ से WHO को कोवैक्सीन को मान्यता देने से जुड़ा एक डोजियर भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक उसे भी अप्रूवल नहीं मिला है। सर, बड़ी संख्या में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं लेकिन कोवैक्सीन उन्होंने लगवाया है, उनके लिए दिक्कत, उनके लिए क्या ऑप्शन है सर? तो ये कर रहे हैं, कब तक हो जाएगा सर? मतलब करेंगे इसको चेकअप कर। ऐसा नहीं है कि लोगों की इस समस्या से सरकार अनजान है, लेकिन बेहद कम समय में बनी वैक्सीन को मान्यता दिलाना किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि सरकार का दावा है कि विदेश यात्रा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों की समस्या पर काम शुरू किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दावा कर चुका है कि WHO से इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि कोवैक्सीन को भी वैक्सीन पासपोर्ट योजना में शामिल किया जा सके। Regarding international travel, अभी भी वर्ल्ड ओवर बिगर फोकस इज ऑन अंडरटेक टेस्टिंग बिफोर यू गो। वह मॉडल अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा। बीट इंडिया, बीट अदर कंट्रीज, वी आर ऑल एंगेज विद WHO तो समझने के लिए, उनके गाइडेंस में, टेक्निकल सपोर्ट के लिए कि क्या वैक्सीन की बेस्ड ऑन एलिजिबल अवेलेबल एविडेंस वो इसको वैक्सीन पासपोर्ट के कॉन्सेप्ट को स्टेबलाइज करके इशू करना चाहिए। कोवैक्सीन को WHO से मान्यता लेने के लिए तीसरे ट्रायल से जुड़े कागजात जमा करने हैं, लेकिन किसी वजह से ये काम पूरा नहीं हो सका है। WHO हर वैक्सीन के ट्रायल की रिपोर्ट की पूरी पड़ताल करता है, इसके बाद ही मंजूरी मिलती है। इसीलिए भारत सरकार एक ऐसे रास्ते पर विचार कर रही है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों की विदेश यात्रा में कोई रुकावट न आए। लेकिन सच बात यह है कि हजारों लोग जो कोवैक्सीन लगवा चुके हैं, उनकी विदेश यात्रा कब मुकम्मल होगी, ये बड़ा सवाल है। कंगना रनावत और मुंबई पुलिस के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत को शूटिंग के लिए विदेश जाना है, लेकिन कंगना का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने उनके पासपोर्ट में ऐसा पेच फंसा दिया है जिससे उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। जब कंगना का पासपोर्ट ऑफिस पहुंचा तो वहां बताया गया कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चल रहा है, जिसके बाद कंगना ने आनन फानन में मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले काफी समय से कंगना रनौत और विवाद हमसाया रहते हैं। कंगना जो कुछ करती हैं उसे लेकर कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का विवाद जुड़ ही जाता है, और इस बार तो मामला एक बार फिर उनका और मुंबई पुलिस का है। मुंबई पुलिस के खिलाफ नया मोर्चा लेते हुए कंगना अपनी जंग को कोर्ट तक ले गई हैं। आपको बताते हैं कि मामला क्या है और बवाल क्यों मचा। दरअसल कंगना के पासपोर्ट की मियाद इसी साल सितंबर में खत्म हो रही है, जिसे वो सितंबर से पहले रिन्यू करवाना चाहती हैं। लेकिन जब उन्होंने इसके लिए पासपोर्ट ऑफिस में आवेदन किया तो उनके पासपोर्ट अथॉरिटी ने आपत्ति जताते हुए उनके पासपोर्ट को रिन्यू करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे दलील दी गई कि कंगना पर देशद्रोह का केस चल रहा है। आपको बता दें कि कंगना पर देशद्रोह का केस मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। कंगना की तरफ से दलील दी गई कि उनका पासपोर्ट रिन्यूअल होना जरूरी है, क्योंकि वो फिल्म मेकिंग के काम से जुड़ी हैं और अक्सर शूटिंग के सिलसिले में उन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ती है। करीब 3 महीने के भीतर ही उनका पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है, लिहाजा उन्हें अर्जेंट हियरिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग को खारिज कर दिया, साथ ही इस पूरे मामले की सुनवाई 25 जून तक के लिए टाल दी। यानी याचिका में कुछ तो गड़बड़ है। हाईकोर्ट ने सवाल भी किया कि आखिर कंगना को जब पता था कि उनका पासपोर्ट कब एक्सपायर कर रहा है तो उन्होंने इतनी देरी से याचिका क्यों की। आमतौर पर पासपोर्ट रिन्यू होने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ मामला कंगना का है, जो पिछले काफी समय से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर तमाम मंच पर हमलावर होती रही हैं। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर काफी सख्त अंदाज में पोस्ट किए थे। उनके कुछ ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए 17 अक्टूबर 2020 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने कंगना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, देशद्रोह और साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज कराया था। कंगना पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से ट्विटर ने उनके अकाउंट को कुछ दिन पहले सस्पेंड भी कर दिया था।
पासपोर्ट विवाद के बुनियाद में भी कंगना के पिछले साल के कुछ ट्वीट ही रहे हैं। कंगना को उम्मीद थी कि पुलिस से भिड़ने के बजाय सीधे हाईकोर्ट से राहत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कंगना की याचिका पर ही सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद अब कंगना को फिर से नए सिरे से याचिका करनी होगी। एसोसिएटेड प्रेस की इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका का जो सच सामने आया है उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पिछले एक दशक में अमेरिका की सेना के तकरीबन 2000 से ज्यादा ऐसे अत्याधुनिक हथियार या तो गायब हैं या तो फिर चोरी हो गए। ये वही हथियार हैं जिनके बूते अमेरिका दुनिया के तमाम देशों में अपने ऑपरेशंस या फिर जंग लड़ती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हथियार कितने खतरनाक है और अमेरिका का जो सच बाहर आया है वो कितना डरावना हो सकता है। जिन खतरनाक हथियारों से अमेरिकी सैनिक जंग लड़ते हैं, जो हथियार जंग के मैदान में तबाही मचाते हैं, वो हथियार जब अमेरिका की सड़कों पर नजर आए तो हड़कंप मच गया। अमेरिका के कई शहरों में हुई फायरिंग की घटनाओं के साथ साथ लूट और डकैती जैसी वारदात में आर्मी के पिस्तौल, मशीन गन और ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल होता देखा गया। I think it's frightening, the idea that on our military base a weapon could in fact be stolen, and then that weapon could end up on an urban center anywhere in the United States. यानी जिन हथियारों को सेना के भंडारों में होना चाहिए था, वो अब सड़कों पर खुलेआम नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेना के खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया है और इस दहशत की वजह सिर्फ सेना के हथियारों का यूं खुलेआम होना ही नहीं था, बल्कि सुरक्षा में हुई वो चूक भी थी जिसकी भनक अमेरिका के खुफिया विभाग को भी तब तक नहीं लगी जब तक अमेरिका में जुर्म करने वाले लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। और इस सच के सामने आने के बाद अमेरिका का रक्षा विभाग यानी पेंटागन और मिलिट्री सर्विसेज में खलबली मच गई। साल 2018 में न्यूयॉर्क की एल्बेनी पुलिस ने जब 21 साल के अपराधी एल्विन डेमोन की तलाश तेज की तो नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग से गायब हुई सेना की 9mm बेरेटा पिस्तौल बरामद हुई। उतना ही नहीं, उसके घर के पिछवाड़े से मिलिट्री ग्रेनेड से भरा बक्सा भी मिला था और उसके बाद ही पेंटागन में हड़कंप मच गया था। साथ ही ये सवाल भी हवा में तैरने लगा था कि जिस हथियार को सेना की हिफाजत में होना चाहिए था, वो आखिर कैसे न्यूयॉर्क के खुले बाजार तक पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के अलग अलग शहरों में हुए फायरिंग की घटना और न्यूयॉर्क शहर से सेना के इस्तेमाल में लाए जाने वाले M9 राइफल मिलने के बाद से ये बात बड़ी तेजी से फैलने लगी है कि अमेरिका के अपराधियों के हाथ कहीं ये सेना के हथियार तो नहीं लग गए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये अमेरिका की सेना के लिए बेहद शर्म की बात है और अमेरिका के लोगों के लिए ये एक खतरे का सबब भी है। अमेरिका की सेना और खुफिया एजेंसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिर बेरेटा 59 पिस्तौल न्यूयॉर्क कैसे पहुंची। आमतौर पर पहले ऐसा होता था कि पेंटागन अमेरिकी संसद के साथ वो रिपोर्ट साझा करती है जिसमें सेना की हिफाजत से गायब हुए हथियारों का पूरा ब्यौरा होता है। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसी रिपोर्ट में ऐसे लापता हथियारों का जिक्र ही नहीं था, जो कि सेना की एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। अमेरिका में सेना के बड़े अधिकारियों ने बात कबूल कर ली है कि सेना के हथियारों की चोरी ने सिस्टम की खामियां उजागर कर दी हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि सिर्फ अमेरिका की सेना के इस्तेमाल में लाए जाने वाली बंदूकें ही नहीं बल्कि अन्य हथियार भी गायब हैं और ये वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका की सेना मैदान जंग में बेधड़क तरीके से करती है, लेकिन इनको चलाने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो चोरी के हथियार जिन अपराधियों के हाथ लगे हैं, क्या उन्हें चोरी छिपे ट्रेनिंग भी दी जा रही है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त अमेरिका की खुफिया एजेंसी दिन रात जुटी हुई है।